बिना रसोई वाली बहू को मिला 50 एकड़ की रसोई वाला ससुराल। मिट्टी के घर के बाहर गरीब माया अपनी माँ के साथ मिट्टी का चूल्हा बना रही है। माँ, मैं थक गई हूँ रोज रोज रसोई तैयार कर करके। क्या करे बेटी, हम गरीबों की रसोई नहीं, हम बिना रसोई के रहते हैं, तो हमें तो हर दिन अपनी रसोई बनानी ही पड़ेगी। माँ, क्या आप भी ऐसे ही संघर्ष पूर्व अपनी रसोई तैयार करती थी? नहीं बेटी, पहले ऐसा कुछ नहीं था। हमारा खुद का घर था और घर के अंदर ही हमारी छोटी सी सुंदर रसोई भी थी। लेकिन फिर तेरे पापा को लंग कैंसर हो गया और उनका इलाज करते करते मेरी वो जमीन बिक गई और तेरे पापा भी चल बसे। तब से ही। अरे माँ, चुप हो जाइए। अच्छा, आपको मेरी कसम है, चुप हो जाइए। लीजिए, चाय पीजिए। अब चाय देखकर माया झूठे बर्तनों को हैंडपंप के नीचे धोती है, फिर कुछ सब्जियों को काट कर अपनी माँ के लिए खाना बनाती है। माँ, खाना खा लीजिए, मैं जा रही हूँ मंदिर। ठीक है, रख दे मेरा खाना निकाल कर, मैं अभी खाती हूँ। जरा अपनी ये पुरानी साड़ी सिल लूं। महिमा की बेटी मंदिरों में साफ सफाई और लोगों के उतरे हुए चप्पलों को साफ करती थी और पंडित के द्वारा मिले पैसों से अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। माया दोपहर को मंदिर में का काम खत्म करके बाजार से कुछ हरी सब्जियां खरीद कर घर आती है। घर पहुंचते ही माया देखती है कि एक गाय उसके चूल्हे को अपने पैर से तोड़ रही है। चारों तरफ उसके बर्तन मसाले के डिब्बे बिखरे हुए हैं। सत्यानाश हो, इस गौ माता ने तो मेरी सारी रसोई तोड़ ताड़ कर रख दी। पहले सारा दिन मंदिर में काम करो, फिर घर आकर जब भूख लगी हो तो चूल्हा बनाकर खाना बनाओ। बिना रसोई की जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है बाबू मुशाए। अब माया गाय को वहां से भगाकर दोबारा मिट्टी लाकर फिर से चूल्हा बनाती है, फिर सारे बिखरे बर्तनों को उठाकर धोती है और फिर उन्हें अपने घर के बाहर ही सजा देती है। तभी अंदर कमरे से माया की माँ उठकर बाहर आती है। माया बताती है कि गौ माता ने कैसे उसकी सारी रसोई खराब कर दी थी। क्या करूं बेटी, इन गाय भैंसों ने तो और दिमाग खराब कर रखा है। थोड़ी देर दोपहर की नींद क्या लेने गई, इन्होंने तेरी सारी रसोई तोड़ दी। अब जहां माया अपने गरीब माँ के साथ बिना रसोई के घर में संघर्ष का सामना कर रही थी, वहीं उसके गांव से थोड़ी दूरी पर एक ऐसा परिवार रहता था जिनकी रसोई 50 एकड़ की जमीन पर बनी हुई थी। उस रसोई में विशाल सोने के दरवाजे लगे थे। सभी दीवारें संगमरमर की थीं। रसोई की छत पर विशाल झूमर लगे थे। सामने की पूरी दीवार जमीन से छत तक कांच की बनी हुई थी, जहां से बाहर का बगीचा साफ दिखता था। माँ, दादी कह रही हैं कि उन्हें रात के खाने में मलाई चाप, मिक्स वेज, दाल मखनी और पुलाव खाना है। अरे अरे, थोड़ा सांस ले लो, उसके बाद बोलना। अरे वो हॉल से इस 50 एकड़ की रसोई में आते आते मेरी सांस फूलने लगी। माँ, मेरे तो पसीने ही छूट गए। हालत तो मेरी भी खराब ही हो रही है, क्योंकि इस रसोई में कुछ भी पास नहीं है, सब मीलों दूर है। ऊपर से तुम्हारी दादी इतनी फरमाइश करती हैं। दादी तो कुछ समझती ही नहीं है, ना इस रसोई में कोई नौकर रखती हैं। मुझे तो लगता है माँ, अब हमें अपने बड़े भैया की शादी करवा देनी चाहिए। देखते हैं, करनी तो होगी ही शादी। अब कुछ देर के बाद खाना बनाकर कलावती अपने 50 एकड़ की रसोई से सारा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है और खाना टेबल पर रखते रखते कलावती तेज तेज सांस लेने लगती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? हाँ माँ, आपकी सांसें तो बहुत तेज चल रही हैं। बेटा, मेरी उम्र हो गई है और अब मुझसे ये 50 एकड़ की रसोई संभाले नहीं संभलती। माँ, हम इस 50 एकड़ की रसोई को नॉर्मल रसोई की तरह क्यों नहीं बना लेते? हाँ दैया, नहीं, घोर अपशगुन, ये हमारी पुश्तैनी रसोई है, इसको नहीं बदल सकते। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा ठीक है, आप सब लोग खाना खा लो, फिर कल हमें कुलदेवी के मंदिर भी जाना है। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऑफिस में काम है। मैं भी नहीं आ पाऊंगा माँ। कोई बात नहीं, हम सभी बहू बेटियां ही कुलदेवी के मंदिर चले जाएंगे। अब अगले दिन कलावती अपनी सास और दोनों बेटियों के साथ कुलदेवी के मंदिर जाकर दर्शन करती है और दर्शन करके कार से वापस घर आ रही होती है कि तभी अचानक रास्ते में कलावती की कार खराब हो जाती है। बड़ी मालकिन, गाड़ी की कंडीशन खराब हो गई है, इसलिए अब इसकी सर्विस करवानी होगी। अरे, अगर गाड़ी की सर्विस होगी तो हम घर कैसे जाएंगे? मालकिन, इधर सीधे हाथ की तरफ एक रास्ता जाता है। रास्ता कच्ची गलियों का है, लेकिन इस रास्ते से जाने पर हमारी कोठी जल्दी आ जाएगी। अब कलावती देवकी और उसके दोनों बेटियां कच्चे रास्ते से चलकर अपने घर की तरफ आ रही होती हैं कि तभी उन सबकी नजर गरीब माया के ऊपर पड़ती है। माया बेजुबान जानवर और लाचार औरत को खाना खिला रही होती है। माँ जी, ये लीजिए, आप एक और रोटी खा लीजिए। नहीं बेटी, बस मेरा पेट भर चुका है, बची रोटियां तुम इस बेजुबान कुत्ते को खिला दो। दूसरी तरफ से दूर से कलावती,
माँ जी, ये लड़की कितनी प्यारी है और इसके मन में कितनी ममता की भावना है। ये तो एक माँ की तरह उस लाचार औरत को और उस बेजुबान जानवर को खाना खिला रही है। हाँ, सही कहा तुमने। और इसकी रसोई भी देखो घर के बाहर है, मतलब इनकी कोई रसोई नहीं है। कितनी परेशानी से इसने ये खाना बनाया होगा और बिना सोचे समझे इसने सारा खाना बेजुबान जानवर और उस लाचार औरत को खिला दिया। अब सारा परिवार अपने घर में आ जाता है। घर आकर कलावती सबके सामने उस लड़की की चर्चा करती है। जब लड़की इतनी होनहार और समझदार है तो हमें उस लड़की को इस घर की बहू बनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी बात सही है बेटा शंभू, पर वो लड़की गरीब घर से है। वह अपनी छोटी रसोई तो संभाल लेती थी, पर वो हमारी 50 एकड़ की रसोई संभाल पाएगी? माँ, जिस लड़की के अंदर लोगों को समझने की कला होती है वो लड़की हर चीज संभाल ही लेती है। अब कलावती का सारा परिवार माया को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद 1 से 2 दिन बाद कलावती अपने परिवार वालों के साथ शगुन का सामान लेकर माया के घर पहुंचती है। अब कलावती कार से पैसों की थाल लेके निकलती है। देव की कार से सुहाग का जोड़ा लेके निकलती है। दोनों बेटियों के हाथ में फल और फूल होता है। सभी लोग अब माया के घर में घुसते हैं। अरे आप लोग कौन हैं? लगता है आप लोग किसी गलत पते पर आ गए हैं। आपको कहाँ और किसके घर जाना था, एक बार बताइए तो। अरे हमें कहीं और नहीं, तुम्हारे घर ही आना था और हम बिल्कुल सही पते पर आए हैं। अच्छा, आप लोग अंदर आइए, बैठिए। महिमा सबको कुर्सी पर बिठाती है। अच्छा, तो आप हमारे घर में ये शगुन का सामान लेकर अचानक कैसे और क्यों आई हैं? जी, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी, सही कहा मेरी बहू ने। मेरी बहू को आपकी लड़की उस दिन से ही पसंद आ गई थी जिस दिन उसने आपकी मासूम बेटी को एक लाचार औरत और बेजुबान जानवर को खाना खिलाते देखा था। जी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या ये रिश्ता हो सकता है? जी, मेरे लिए रिश्ता नहीं, सौभाग्य है, क्योंकि मुझ जैसी गरीब माँ अपनी बेटी की शादी कभी इतने बड़े घर में नहीं करा सकती। भाभी, आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? जी, मैं खुश हूँ इस रिश्ते से। अब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। तभी पड़ोस की औरतें अमीर कलावती को महिमा के घर से जाता देखकर हैरान होते हुए महिमा के घर में घुसती हैं। अरे महिमा, तुम्हारे घर में इतने बड़े बड़े लोग आए थे, तुमने हमें बताया भी नहीं। हाँ, महिमा ने तो कुछ नहीं बताया, पर पलंग पर शगुन का सामान देखकर लगता है कि वो लोग महिमा की बेटी को अपने घर की बहू बनाने आए थे। आप लोग ठीक कह रहे हैं, यही बात है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी गरीब माया की तो किस्मत खुल गई। मैंने सुना है वो लोग बहुत अमीर हैं और उनके घर की रसोई 50 एकड़ में बनी है। हाँ, अब जब तुम्हारी बेटी अपने 50 एकड़ की रसोई में महारानी की तरह खाना बनाएगी महिमा। अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और माया की शादी पूरी विधि विधान के साथ हिमांशु से हो जाती है। शादी करके माया अपने ससुराल आती है। माया जैसे ही गाड़ी से उतरती है, उसके सामने एक लंबा फूलों का रास्ता बना हुआ होता है। आसपास के लोग माया के ऊपर फूल बरसा रहे होते हैं। फूलों के रास्ते से चलते हुए माया अपने ससुराल की चौखट पर आकर खड़ी होती है, जहां दोनों नंद पैसों की न्यौछावर कर रही होती हैं, कलावती आरती उतारते हुए। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब माया कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। माया अपने आलीशान ससुराल को देखकर हैरान रह जाती है। चलिए भाभी, हम आपको आपके कमरे में छोड़ देते हैं। हाँ भाभी, चलो, आप बहुत थक गई होंगी। अब दोनों ही नंद अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ती हैं। अगले दिन सुबह माया तैयार होकर अपने ससुराल वालों के सामने आती है। अरे बहू, उठ गई तुम? वैसे बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अच्छा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई भी है। जाओ अपनी सासू माँ के साथ अपनी रसोई देख लो, फिर वो रसोई तुम्हें ही संभालनी है आज से। हाँ बहू, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रसोई दिखाती हूँ। अब कलावती अपनी बहू को अपने 50 एकड़ की जमीन पर बनी रसोई की तरफ ला रही होती है। माँ जी, ये अब तक रसोई क्यों नहीं आई है और कितनी दूर है रसोई? बहू, तुम्हारी रसोई 50 एकड़ की जमीन पर बनी हुई है तो सोचो कितनी दूर होगी। वैसे घबराओ मत, थोड़ा सा और चलना है, आओ मेरे साथ। अब चलते चलते माया के पसीने छूट जाते हैं। तब जाकर 50 एकड़ में बनी रसोई माया के सामने आती है। अब जैसे माया रसोई के विशाल सोने के दरवाजों को खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रसोई की कुछ दीवारें संगमरमर से बनी होती हैं। वहीं रसोई की छत पर लगे विशाल झूमर आसमान के सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे। सामने की पूरी दीवार जमीन से छत तक कांच की बनी थी, जहां से बाहर का बागीचा साफ दिखता था। दाहिनी तरफ मील दूर तक फैली हुई महोगनी की अलमारियां थीं, जिनमें चांदी के बर्तन चमक रहे थे। बाईं तरफ की दीवार पर मसालों का एक पूरा साम्राज्य था, जहां हजारों कांच के जार हीरों से चमक रहे थे। बीचों बीच एक विशाल कुकिंग आइलैंड था, जिस पर दर्जनों चूल्हे लगे थे। फ्रिज इतना बड़ा था कि उसके अंदर एक पूरा कमरा समा जाए।
सिंक के नल से गिरता पानी भी किसी झरने की तरह लग रहा था। फर्श इतना चमकदार था कि माया को उसमें अपना चेहरा साफ दिख रहा था। माँ जी, ये है हमारी 50 एकड़ की रसोई। ये तो जन्नत है माँ जी। ऐसी रसोई मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हाँ बहू, यही है तुम्हारी रसोई और आज से तुम्हें इस रसोई को संभालना है। इस रसोई की चमक कभी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी पुश्तैनी रसोई है। ठीक है माँ जी, मैं इसको ऐसे ही चमका कर रखूंगी। चलो बहू, अब तुम अपनी पहली रसोई का खाना बना लो। माँ जी सुनिए, वो शादी से पहले मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ मेरी रसोई नहीं थी और मैं मिट्टी का चूल्हा बनाकर ही खाना बनाती थी। तो ये चूल्हा कैसे जलता है बता दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, ये तुम्हारा ऑटोमेटिक चूल्हा है। यहाँ इन बटनों से ये चूल्हा जलता है। ठीक है माँ जी। अब माया 20 से 25 कदम की दूरी पर रखे विशाल फ्रिज से कई तरह की सब्जियां बाहर निकालती है। फिर दोबारा 10 कदम की दूरी पर बने बड़ी अलमारी से कुछ मसाले के जार बाहर निकालती है और फिर थोड़ी दूर और चलकर एक विशाल अलमारी से माया चांदी के बर्तन निकालती है। हे भगवान, इस 50 एकड़ की रसोई में सारी चीजें कितनी दूरी पर रखी हुई हैं। अब सब्जी काटकर आटा गूंथकर माया खाना बनाती है। कुछ देर बाद खाना बनाकर माया सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है। इतने में माया के पसीने छूट जाते हैं। माँ जी खाना बन गया, आप सभी लोग खाना खा लीजिए। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। हाँ बहू रानी, खाना काफी स्वादिष्ट है। हाँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है भाभी। अच्छा, एक बात और बताइए, आपको हमारी रसोई कैसी लगी? जी बहुत अच्छी है, पर मुझे एक बात पूछनी थी। ये रसोई इतनी विशाल क्यों बनी है और सारी चीजें इतनी दूरी पर क्यों बनी है? बहू, ये रसोई हमने नहीं, हमारे पतियों के पिता ने बनाई है। ये हमारी पुश्तैनी रसोई है, इसीलिए इसकी बनावट इस तरह से है और ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है दादी जी, कोई बात नहीं, जो जैसा है सब ठीक है। अच्छा बहू, देखो सबकी थालियों की रोटियां और सब्जी खत्म हो गई, जाओ जरा ले आओ। जी माँ जी। अब जल्दी जल्दी माया अपनी 50 एकड़ की रसोई में आने की कोशिश करती है। माया की सांसें तेज हो जाती हैं और रसोई अब भी काफी दूर होती है। वो चलते चलते थक कर टूट जाती है, तब जाकर अपनी रसोई में पहुंचती है। उफ, हे भगवान, ये रसोई संभालना तो एक लंबी दौड़ के बराबर है। अब फटाफट से माया रोटियां और सब्जियां लेकर भागी भागी डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है। उफ, ये लीजिए मम्मी जी, रोटियां और ये रही सब्जियां। शंभू रोटियों को पकड़ के, बहू रोटी लाते लाते बहुत ठंडी हो गई है, पैरों की रफ्तार थोड़ी तेज करो। हम लोगों को गरम गरम रोटी खाने की आदत है। जी ठीक है पापा जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी ही रसोई से डाइनिंग टेबल पर आ जाया करूं। अब खाना खिलाकर माया सभी झूठे बर्तनों को रसोई में लेकर आती है और विशाल सिंक के नीचे सभी झूठे बर्तनों को धोने लगती है। तभी पीछे से कलावती आती है। बहू, ये चांदी के बर्तन है, इसको इतनी सफाई से धोना कि इसकी चमक कम ना हो। और सुनो, बर्तन धोने के बाद ये पूरी रसोई में झाड़ू लगाकर इसे साफ कर देना। हाँ माँ जी, मैं साफ कर दूंगी सब कुछ, आप चिंता मत कीजिए। अब रगड़ रगड़ कर माया चांदी के बर्तन धोती है और फिर उन्हें कैबिनेट में सजाती है। उसके बाद झाड़ू लेकर माया 50 एकड़ की जमीन पर बनी रसोई को चारों तरफ से झाड़ने लगती है। इस दौरान माया की कमर दर्द से फटने लगती है। हे भगवान, ये काम कब खत्म होगा रसोई का? मेरी तो कमर दर्द से फट रही है। अब साफ सफाई करके माया अपने कमरे में आराम करने की सोचती है। माया अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर लेटती ही है कि तभी वहां कलावती आ जाती है। अरे बहू, तुम आराम करने आ गई, दोपहर का खाना नहीं बनाओगी? अरे पर अभी तो आप लोगों ने खाना खाया और अभी दोपहर होने में भी वक्त है। बहू, इतने बड़े घर में चलते फिरते सारा खाना पच जाता है, इसीलिए जाओ दोपहर के खाने की तैयारी भी लगे हाथ ही कर लो। अब फिर से माया अपनी लंबी चौड़ी रसोई में आती है और सबके लिए दोपहर का खाना बनाती है। फिर सबको खाना खिलाने के बाद माया फिर से झूठे बर्तन धोती है। चलो, अब तो इन लोगों ने दोपहर का खाना भी खा लिया। अब थोड़ा बैठ जाती हूँ क्योंकि इस 50 एकड़ की रसोई में चलते चलते मेरे घुटने टूट चुके हैं दर्द से। अब माया आकर हॉल के सोफे पर बैठती है और थकान के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी वहां पर देवकी आती है। अरे बहू, शाम हो गई है, जाओ सबके लिए चाय बना लो, उठो, लेटी क्या हो? जी दादी जी, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। अब माया रसोई में आती है और सबके लिए चाय बनाती है। कुछ देर बाद चाय लाकर माया सबको देती है। ये क्या भाभी, आपने तो ठंडी ठंडी चाय पकड़ा दी हमारे हाथों में। चाय का मजा तो तब आता है जब चाय गर्म और कड़क हो। हाँ भाभी, चाय बहुत ठंडी है। बहू, ऐसी ठंडी चाय मैंने आज तक अपने परिवार में किसी को नहीं पिलाई। और तुम्हें कहा था ना मैंने, अपने पैरों की रफ्तार थोड़ी तेज करो। इतनी धीरे धीरे आओगी तो खाने पीने की चीजें आधे रास्ते में ही ठंडी हो जाएंगी। जाओ अब दोबारा से चाय बनाकर ले आओ हमारे लिए। जी मैं अभी इन्हें गर्म करके लेकर आती हूँ।
अब माया रसोई में आकर चाय गर्म करती है और फटाफट उसे कप में छानकर भागती हुई हॉल में आ रही होती है, जिससे चाय की कुछ छींटें माया के ऊपर गिरने लगती हैं। ये चाय तो मेरे ऊपर ही गिर गई, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे चली तो ये चाय आधे रास्ते में ही ठंडी हो जाएगी। अब जलते हाथों से माया चाय लेकर सबको चाय देती है। शाबाश बहू, ऐसे ही तुम्हें हमें गरम गरम चीज बनाकर खिलानी पिलानी है। अब सभी लोग चाय पीते हैं। इसके बाद माया फौरन ही जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है और सबको रात का खाना खिलाने के बाद आराम करती है। इसी तरह से 10 से 15 दिन गुजरते हैं और माया की हालत 50 एकड़ की रसोई में दिन पर दिन खराब होने लगती है। अब माया इस बारे में घर वालों से बात करती है। माँ जी, ये 50 एकड़ की रसोई अब मुझसे अकेले संभाली नहीं जा रही है। अगर आप इस रसोई में 1 से 2 नौकर या फिर घर के ही किसी सदस्य को बोलिए ना कि वो मेरी मदद करवा दिया करे। बहू, कौन तुम्हारी मदद करवाएगा? मेरी तो उम्र हो गई है, वरना तो पहले सभी चीजें मैं ही करती थी। तुम्हारी नंद भी पढ़ने लिखने वाली हैं, उनके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो 50 एकड़ की रसोई संभालें। माँ जी, तो हम नौकर क्यों नहीं रख लेते रसोई को संभालने के लिए? बस साफ सफाई ही कर ले नौकर, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। खबरदार बहू, जो इस घर में नौकर लाने की बात की तो ये रसोई हमारी पुश्तैनी रसोई है और इस रसोई में घर की बहू बेटियां ही जा सकती हैं और कोई नहीं। आज मेरी बहू भी इस रसोई को संभालकर उतना ही परेशान हो रही है जितना मैं हुआ करती थी, पर मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। माँ जी ने मेरे टाइम पर भी इस घर में कोई नौकर नहीं रखा था, तो मैं अपनी बहू के लिए कैसे ही कोई नौकर की व्यवस्था कर सकती हूँ। हाँ बहू, माँ जी सही कह रही है। पर माँ जी, दादी जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है रसोई को संभालने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। तबीयत भी ठीक नहीं रहती और तो और काम करते करते इतना थक जाती हूँ कि खाना खाने का भी होश नहीं रहता। बहू, हमने तुम्हारे अंदर समझदारी देखी थी, इसीलिए तो हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाया है। दादी जी, मैं आपकी बातों से संतुष्ट और खुश हूँ कि आपने मेरी समझदारी देखी, लेकिन इस बात का दुख हो रहा है कि आपको मेरी परेशानी नहीं दिख रही है। समझदार इंसान भी थकता है दादी जी। बहू, अब तुम जबान लड़ा रही हो। देखो, अगर रसोई संभाल सकती तो ठीक है, वरना अपने घर चली जाओ। ये सुनकर गरीब माया चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ससुराल छोड़ेगी तो उसकी माँ की बदनामी होगी। अब माया चुपचाप रसोई में आकर सबके लिए खाना बनाने लगती है और खाना लेकर पहुंचते पहुंचते माया काफी लेट हो जाती है। अरे ये सब क्या है माया? माया, इतनी देर से खाना लेकर क्यों आई हो? ऑफिस को भी लेट हो रहा है, कब खाना खाऊंगा, कब ऑफिस जाऊंगा? हाँ भाभी, आप बहुत धीरे धीरे काम करती हो, थोड़ा तो जल्दी काम किया करो ना। देवर जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वरना तो 1 महीने से मैं ही इस रसोई को संभाल रही हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, आपने मेरा टिफिन पैक कर दिया क्या? पहले आप मेरा टिफिन पैक कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। मेरे लिए रोटियां लेते आना बहू, और मेरे लिए थोड़ी सी दाल। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। अब माया फटाफट रसोई में जाकर अपनी दोनों नंद का टिफिन पैक करती है। हे भगवान, टिफिन पैक करते करते तो रोटियां सारी खत्म हो गई। माँ जी ने रोटियां मंगाई थी, अब मुझे दोबारा रोटियां सेकनी होंगी। अब माया फटाफट तवे पर रोटियां सेकती है कि तभी उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ! माँ, हे भगवान, क्या आफत है! ये रसोई नहीं, जेल खाना है, जहाँ आकर मैं कैद हो गई हूँ। इससे अच्छी तो मैं बिना रसोई की थी, जहाँ खुले आसमान में अपनी मर्जी से चूल्हा जलाकर खाना बनाती थी। उस रसोई में मेरी खुशियाँ थी और इस रसोई में सिर्फ मेरी परेशानियाँ। अब टिफिन और रोटियां लेकर भागी भागी माया डाइनिंग टेबल के पास आने की कोशिश करती है कि तभी रास्ते आधे में माया का पैर मुड़ता है और वो घुटनों के बल गिर जाती है। माँ जी, दादी जी, माशू जी, कोई मुझे उठाओ, मैं घुटनों के बल गिर चुकी हूँ। माया यूं ही काफी देर तक घर वालों को आवाज देती है, लेकिन रसोई की दूरी ज्यादा होने के कारण घर वाले माया की आवाज नहीं सुन पाते। अब लड़खड़ाते कदमों से ही माया सारा खाना डाइनिंग टेबल के पास लेकर आती है। कितना टाइम लगा दिया तुमने? सो गई थी क्या रसोई में? सच में भाभी, आपने तो हद मचा रखी है। अरे यार, अब खड़ी क्या हो भाभी, मेरा लंच बॉक्स दो। ये लोग मेरे साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं, जैसे इन लोगों को बहू नहीं, इनकी रसोई संभालने वाली कोई नौकरानी चाहिए थी। और मैं इतनी देर से इन लोगों को दर्द में आवाज दे रही थी, क्या इन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? या ये लोग जानबूझकर मेरी आवाज को अनसुना कर रहे थे? बहू, कहाँ खो गई हो? रोटियां डालो प्लेट में। जी माँ जी। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। धीरे धीरे माया को एहसास हो जाता है कि वो अपने ससुराल की बहू नहीं, बल्कि 50 एकड़ की रसोई संभालने वाली कोई नौकरानी है। अब इस विषय पर माया अपने पति से बात करती है। हिमांशु जी, देखिए, मैं अकेले इतनी लंबी चौड़ी रसोई को संभालते संभालते बहुत परेशान हो जाती हूँ, और माँ जी भी ना तो इस घर में कोई नौकर रख रही हैं, ना ही खुद आकर मेरी मदद करवाती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? माँ की उम्र दिखाई नहीं देती तुम्हें? अब ऐसी उम्र में मेरी माँ तुम्हारी मदद करेंगी? और तुम्हारी बहनें, उनका क्या?
वो भी मुझे उस 50 एकड़ की रसोई में झांकने तक नहीं आती हैं। वो पढ़ती लिखती है माया, और तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें चीजें खुद ही हैंडल करनी पड़ेंगी। इससे पहले मेरी माँ करती थी और उससे पहले दादी जी। अब माया समझ जाती है कि हिमांशु भी अपने खानदान की बोली ही बोल रहा है। इसी तरह 2 से 3 महीने गुजरते हैं और एक दिन माया रसोई में खड़ी होकर पड़ोस की औरतों को वीडियो कॉल करती है। अरे माया बिटिया, तू कैसी है? ठीक हूँ ताई जी, जरा मम्मी से बात करवा दीजिए ना, बहुत दिन हो गए बात नहीं की। अच्छा रुक। अब सुमित्रा फोन लाकर महिमा को देती है। और मेरी बच्ची कैसी है? अरे वाह, तू तो अपने 50 एकड़ की रसोई में खड़ी है, मजा आ रहा होगा ना बेटी? नहीं माँ, शुरू में तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये चकाचौंध भरी जिंदगी इंसान को अंदर से दीमक की तरह खाती चली जाती है और अंत में इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। बेटी, तू ठीक तो है ना? अरे नहीं, मुझे ये सब माँ से नहीं कहना चाहिए था, वो घबरा रही हैं। अरे घबरा गई ना माँ, मजाक कर रही थी मैं। बहुत बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में, और ये रसोई, ये तो मेरी पहचान बन चुकी है। ओह, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। चल ध्यान रख अपना, मैं फोन रखती हूँ। इसी तरह एक दिन माया जल्दी जल्दी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाने आ रही होती है कि तभी माया का पैर मुड़ता है और वो सोने के विशाल दरवाजे से टकरा जाती है। माया जमीन पर गिरती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। कोई है, मुझे बचाओ, कोई मेरी आवाज सुन रहा है, कोई तो आओ, मेरे सर से खून निकल रहा है। माया तकलीफ में घर के सभी सदस्यों को आवाज देती है, लेकिन माया की आवाज कोई नहीं सुनता। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सदस्य, अरे यार, आज फिर से भाभी ने लेट कर दिया। 2 दिन ठीक रहती हैं, तीसरे दिन फिर से वही हाल। क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं अपनी पत्नी से। चलो जरा आज देख कर ही आते हैं कि ये क्या कर रही है रसोई में। अब सभी लोग रसोई की तरफ आ रहे होते हैं। आधे रास्ते में हिमांशु, हे भगवान, ये रसोई और कितनी दूर है? मेरे तो पैरों में दर्द होने लग गया है। बस बेटा, आ गई रसोई। अब सभी लोग माया को डांटने के लिए रसोई में आ रहे होते हैं, लेकिन माया दरवाजे पर ही बेहोश गिरी हुई होती है। उसके सिर से खून निकल रहा होता है और चारों तरफ खाना बिखरा होता है। अरे माँ, ये क्या हो गया? माया के सिर से तो खून निकल रहा है, माया बेहोश है और ये चारों तरफ खाना गिरा। देखकर लगता है कि माया हमारे लिए खाना लेकर आ रही थी। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अब सभी लोग माया को उठाकर बाहर लेकर आते हैं। फिर घर में डॉक्टर आते हैं। देखिए, सर पर लगे जख्म को देखकर तो लगता है कि ये जख्म करीबन 1 से आधे घंटे पहले का है। इतनी देर से आप लोग क्या कर रहे थे? कहीं ये सब आपने तो नहीं किया? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमारी रसोई 50 एकड़ की जमीन पर बनी हुई है, जिसके कारण रसोई की आवाज बाहर तक नहीं आ पाती है। हो सकता है बहू ने हमें आवाज दिया होगा, पर हमने कुछ सुना नहीं। अच्छा ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर 2 से 3 मिनट की और देरी होती तो आपकी बहू अपनी प्राण भी त्याग सकती थी। खैर, मैंने जो दवाई दी है उसमें उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद कुछ समय में माया को होश आता है। घर के सभी सदस्य माया के आसपास खड़े होते हैं। माया लड़खड़ाती हुई बेड से उठती है और अपने हाथ जोड़कर कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अब और आपकी 50 एकड़ की रसोई नहीं संभाल सकती। मेरे लिए मेरे बिना रसोई वाला घर ही ठीक था, जहाँ मैं खुले आसमान के नीचे बैठकर आजाद पंछी की तरह खाना बनाती थी। और अगर मुझे वहाँ छोटी खरोच भी लगती थी तो मेरी माँ मेरे जख्म पर फौरन मरहम लगाती थी। पर इस 50 एकड़ की रसोई में तो मैं तड़प तड़प कर मर जाती हूँ, लेकिन मेरी चीख आप लोगों को सुनाई नहीं देती। ये 50 एकड़ की रसोई नहीं कब्रिस्तान है, जहाँ मैं पल पल घुट कर मरती जा रही थी। पर अब और नहीं, अब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये सब सुनकर घर के सभी सदस्य को शर्मिंदगी महसूस होती है। बहू मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं चाहती तो तुम्हारे लिए उसी दिन नौकर रखवा सकती थी जिस दिन तुमने मुझे पहली बार अपनी तकलीफ जाहिर की थी, लेकिन मैं ही पुराने ख्यालातों में दबी रही और जैसे मैंने कलावती को दबाया वैसे ही तुम्हें भी दबाती रही। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें जिस दिन रसोई में घुसाया उसके बाद मैंने तुम्हें पलट के कभी नहीं देखा कि तुम ठीक भी हो कि नहीं, तुमसे चीजें हो भी पा रही हैं कि नहीं। मुझे भी माफ कर दो माया, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ पाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम सबको माफ कर दो। हाँ भाभी, आज से कभी ऐसा नहीं होगा। आज से हम लोग भी आपकी रसोई में मदद करवाएंगे, पर आप हमें छोड़ के मत जाइए। अब माया सबको माफ कर देती है। इसके बाद घर वाले अपनी 50 एकड़ की रसोई में 5-6 नौकर लगवाते हैं। पिंकी कोमल भी छोटे छोटे काम घर के संभालने लगती हैं, जिससे माया अपने ससुराल में सुकून की जिंदगी गुजारने लगती है।